जून 2025 के शुरुआती दिनों में पूरी दुनिया देख रही थी। सबकी सांसें थमी हुई थीं। खबरें धीरे धीरे आने लगीं। एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बता रही थीं जो इतना ऑडेशियस, इतना डेयरिंग था कि मानो किसी हाई स्टेक्स जासूसी थ्रिलर फिल्म की कहानी हो। ये था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, यूक्रेन का चौंका देने वाला इफेक्टिव खुफिया ड्रोन हमला। ये कोई मामूली बॉर्डर की झड़प नहीं थी। इस बहुत सोच समझकर प्लान किए गए हमले ने रशिया की ताकतवर मिलिट्री मशीन के बिल्कुल दिल पर, मतलब उसके स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट एयरफील्ड्स पर निशाना साधा था। इस बोल्ड कदम की टाइमिंग कोई तुक्का नहीं थी। इसे जानबूझकर इस्तांबुल में होने वाली इम्पोर्टेंट पीस टॉक्स की ठीक एक रात पहले के लिए चुना गया था। ये बातचीत कहने को तो तनाव कम करने का रास्ता ढूंढने के लिए थी, लेकिन उनके शुरू होने से भी पहले इस ऑपरेशन ने यूक्रेन के डिफायंस और कैपेबिलिटी का एक साफ, सीधा मैसेज दे दिया। यूक्रेन ने जोरदार तरीके से अपनी बढ़ी हुई पहुंच और पक्का इरादा दिखाया, और उसकी ऑफेंसिव लिमिटेशंस के बारे में जो पहले से बनी हुई धारणाएं थीं, उन्हें बिल्कुल हिलाकर रख दिया। इस हमले की जबरदस्त हिम्मत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। मॉडर्न वॉरफेयर में ये सचमुच एक डेविड एंड गोलायत जैसा काम था, जिसने एक लंबे और कड़वे कॉन्फ्लिक्ट में एक नया अनिश्चित चैप्टर शुरू कर दिया। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का ओवरऑल सिग्निफिकेंस रशियन मिलिट्री एसेट्स को हुए फौरी फिजिकल डैमेज से बिना किसी शक के कहीं ज्यादा था। ये क्रेमलिन के लिए एक गहरा साइकोलॉजिकल झटका था, मॉस्को की लीडरशिप के लिए एक कड़वी और अनचाही सच्चाई से सामना। कई महीनों से रशिया बड़ी मेहनत से इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी अभेद्य नेशनल डिफेंसेस और जबरदस्त मिलिट्री ताकत की इमेज बना रहा था, लेकिन इस एक अकेले शानदार तरीके से किए गए ऑपरेशन ने उस बड़ी सावधानी से बनाए गए दिखावे को बड़ी आसानी से और चौंकाने वाले तरीके से चकनाचूर कर दिया। इसने बेरहमी से उन बड़ी कमजोरियों को उजागर कर दिया जो रशियन टेरिटरी के बहुत अंदर यूक्रेनियन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद थीं। एक ऐसी सच्चाई जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस हमले ने जोरदार तरीके से दिखा दिया कि रशियन आश्वासनों के बिल्कुल उल्टा उस विशाल देश का कोई भी हिस्सा यूक्रेनियन सूझबूझ और पक्के इरादे से सच में सुरक्षित नहीं था। इस अचानक हुए एहसास ने यकीनन रशिया के मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल गलियारों में जोरदार झटके दिए। खुद प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बाद में इस डेयरिंग मिशन के बारे में कहा, और काफी हद तक सही भी, कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। सच में इसने ग्लोबल स्टेज पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज की समझ और इस्तेमाल में एक बड़े बदलाव को हाईलाइट किया। सरप्राइज का एलिमेंट इस ऑपरेशन की चौंका देने वाली और वाइडली रिपोर्टेड सक्सेस के लिए बिल्कुल क्रूशल था। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शायद हाई अलर्ट पर थे, आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर पकड़े गए, ऐसा लगा। यूक्रेनियन ड्रोन्स के झुंड रशियन एयर स्पेस के बड़े हिस्सों में घुसने में कामयाब रहे, और ऐसा लगा कि सोफिस्टिकेटेड रेडार नेटवर्क्स ने उन्हें डिटेक्ट ही नहीं किया। उन्होंने हैरानी वाली प्रिसिजन के साथ अपने तय टारगेट्स तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए बहुत लंबी दूरियां तय की। मिसाल के तौर पर विलाया एयरबेस को ही लीजिए, जो रशियन एयरफोर्स के लिए एक की स्ट्रेटेजिक साइट है जहां लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स रखे जाते हैं। ये हेवीली डिफेंडेड फैसिलिटी इरकुत्स्क के साइबेरियन रीजन में काफी अंदर मौजूद है। यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए एक चौंका देने वाली अचीवमेंट। ये यूक्रेनियन बॉर्डर से 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, एक ऐसी दूरी जो इस मिशन की एम्बिशियस पहुंच और बहुत बारीक प्लानिंग का जबरदस्त सबूत है। दुश्मन के इलाके में इतनी अंदर तक इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करना उस एडवांस्ड प्लानिंग और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ कहता है, जिसने इस असाधारण ऑपरेशन को सफल बनाया, और इसने सचमुच कॉन्फ्लिक्ट की मानी हुई सीमाओं को बदल कर रख दिया। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को जो बात खास तौर पर नोटवर्दी बनाती है और दुनिया भर में इंटेंस मिलिट्री एनालिसिस का सब्जेक्ट बनाती है, वो है इसकी जबरदस्त कॉस्ट इफेक्टिवनेस जब इसके भयानक इम्पैक्ट के सामने देखा जाए। यूक्रेन एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत हासिल करने में कामयाब है, बिलियंस का नुकसान पहुंचाकर, और वो भी काफी सस्ती और आसानी से मिलने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ऑपरेशन का कोड था 117 FPV या FPV ड्रोन्स का झुंड। ये छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। इनमें से हर ड्रोन, जिनमें से कई यूक्रेनियन मेड थे, सिर्फ 1200 डॉलर्स का था। वाकई में एक मामूली सी रकम उन मल्टी-मिलियन डॉलर के वॉरप्लेन्स के मुकाबले जिन्हें उन्होंने सक्सेसफुली टारगेट किया। फिर भी इन सस्ते हथियारों ने, जिन्हें बड़ी सूझबूझ से डिप्लॉय किया गया, रशिया के एडवांस्ड एयर फ्लीट को करीब $7 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने सक्सेसफुली टारगेट किया और डिसेबल
रशिया के कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वॉरप्लेन्स जिनमें बॉम्बर्स और एयरबॉर्न कमांड पोस्ट शामिल थे। ऑफेंसिव ड्रोन्स की मामूली कीमत और डैमेज के भारी फाइनेंशियल बोझ के बीच का ये बड़ा अंतर मॉडर्न वॉरफेयर की एक नई बदलती सच्चाई को दिखाता है। ऐसा लगता है कि सूट रेंज और एसिमेट्रिक टैक्टिक्स काफी हद तक बराबरी का मुकाबला बना सकते हैं, महंगे कन्वेंशनल हथियारों के पुराने दबदबे को चैलेंज करते हुए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बिल्कुल सेंटर में, जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल हुआ, वो थे 117 लोकली बने हुए फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन्स। ये कोई सोफिस्टिकेटेड मल्टी मिलियन डॉलर वाले एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर नहीं थे जो आमतौर पर एरियल वॉरफेयर की हेडलाइंस में छाए रहते हैं। ये तो कुछ बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज थे। हर ड्रोन जो वॉर टाइम में यूक्रेनियन इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी का सबूत था, उसकी कीमत थी लगभग सिर्फ $1200। ये इतना कम प्राइस इस लंबे चलते कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन की बदलती हुई डिफेंस स्ट्रैटेजी की एक खास और इम्पोर्टेंट बात को दिखाता है। उन्होंने बड़े अच्छे से सस्ती, लगभग बाजार में आसानी से मिलने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के खिलाफ बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट असर डाल सकें। ये ड्रोन्स खुद काफी छोटे, फुर्तीले थे और इन्हें खास तौर पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन या अडेप्ट किया गया था, जब कोई ऑपरेटर या पहले से सेट किए गए कोऑर्डिनेट्स उन्हें गाइड करते थे। उनकी फर्स्ट पर्सन व्यू कैपेबिलिटी, जिससे लाइव वीडियो फीड मिलता था, ऑपरेटर्स या ऑटोनोमस सिस्टम्स को उन्हें कमाल की एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स की तरफ ले जाने में मदद करती थी। ये फ्लीट, जिसे कुछ मिलिट्री ट्रेडिशनलिस्ट्स शायद सिर्फ हॉबीज गियर कहकर टाल दें, असल में एक खतरनाक और बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम बन गया। इन इतने सारे ड्रोन्स को दुश्मन के इलाके में इतनी अंदर तक डिप्लॉय करने का तरीका जितना इंजीनियस था, उतना ही हिम्मत वाला भी था, इसमें कोई शक नहीं, जिससे उनकी हाई डिग्री की कोवर्ट ऑपरेशनल स्किल का पता चलता है। ये 117 FPV ड्रोन्स, जैसा कि कोई सोच सकता है, यूक्रेनियन सोइल से लॉन्च नहीं किए गए थे कि वो इतनी दूरी तय करके अपने टारगेट्स तक पहुंचे, वो भी हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस से होते हुए, बल्कि उन्हें रशियन फेडरेशन के बिल्कुल अंदर तक स्मगल किया गया था, बड़ी ही चालाकी और सीक्रेसी के साथ, बॉर्डर डिफेंसेस को पूरी तरह चकमा देते हुए। वो शांत पड़े थे, खास तौर पर बनाए गए लकड़ी के कंटेनर्स के अंदर छिपे हुए, जिन्हें बहुत ध्यान से डिजाइन किया गया था ताकि रूटीन सिक्योरिटी चेक्स में उन पर कोई शक ना हो और वो पकड़े ना जाएं। ये साधारण से दिखने वाले कंटेनर्स फिर सावधानी से ऑर्डिनरी सेमी ट्रेलर ट्रक्स पर लोड किए गए, जो रेगुलर कमर्शियल ट्रैफिक में घुल मिल गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रिपोर्ट किया गया है कि इन ट्रक्स के ड्राइवर्स को बिल्कुल भी पता नहीं था उनके इस डेडली और हाईली सेंसिटिव कार्गो के बारे में। इस क्लेवर टैक्टिक ने ऑपरेशन के लिए एक जरूरी पता नहीं किसने किया वाली बात जोड़ दी और ग्राउंड पर मौजूद ऑपरेटिव्स के लिए रिस्क भी काफी कम कर दिया। कंटेनर्स में खुद रिमोटली एक्टिवेट होने वाले रूफ पैनल्स लगे थे। एक और क्लेवर इनोवेशन, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब में FPV ड्रोन्स का खास इस्तेमाल एक सोचा समझा फैसला था, जो दूसरे तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के मुकाबले कई टैक्टिकल फायदे देता था। FPV, जिसका मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू, इसका मतलब है कि ड्रोन ऑपरेटर, चाहे वो रिमोट हो या पास, उसे ड्रोन पर लगे कैमरा से सीधा लाइव वीडियो फीड मिलता है। इस कैपेबिलिटी से बहुत प्रिसाइज मैन्यूवरिंग किया जा सकता है और हाईली एक्यूरेट टारगेटिंग की जा सकती है, मूविंग ऑब्जेक्टिव्स पर भी या पार्क्ड एयरक्राफ्ट जैसे स्टैटिक टारगेट्स के स्पेसिफिक वल्नरेबल पॉइंट्स पर भी। हालांकि इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए गाइडेंस सिस्टम्स की एग्जैक्ट डिटेल सिक्योरिटी कारणों से क्लासिफाइड रखी गई है, लेकिन इन ड्रोन्स का खतरनाक इम्पैक्ट बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक नहीं। ये कोई अनगाइडेड प्रोजेक्टिल्स नहीं थे जिन्हें बस टारगेट की जनरल डायरेक्शन में लॉन्च कर दिया गया हो। इन्हें स्किल्ड हाथों या सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम से जानलेवा एक्यूरेसी के साथ डायरेक्ट किया गया था। इस प्रिसिजन की वजह से वो हाई वैल्यू एसेट्स के सबसे वल्नरेबल पार्ट्स को टारगेट कर पाए, जैसे पाक वॉरप्लेन्स के इंजन्स, कॉकपिट्स या फ्यूल सिस्टम्स, जिससे उनके छोटे एक्सप्लोसिव पेलोड से भी ज्यादा से ज्यादा डैमेज हुआ। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के डेजिग्नेटेड टारगेट्स सिर्फ रशियन मिलिट्री एयरफील्ड्स थे, जो मिशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का साफ इशारा था। ये पक्का फोकस रशिया की इफेक्टिव एरियल वॉरफेयर करने की कैपेसिटी को सीधे तौर पर कम करने के लिए था और यूक्रेनियन टेरिटरी पर अपनी एयर पावर दिखाने की ताकत को थी। इन एयरफील्ड्स पर रशिया के कुछ सबसे ताकतवर ऑफेंसिव एयरफील्ड्स थे, जिनमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल थे।
इन क्रिटिकल बेसिस पर सक्सेसफुली हमला करके यूक्रेन का मकसद था कि वो भविष्य में होने वाले रशियन एयर रेड्स और मिसाइल स्ट्राइक्स के हमेशा बने रहने वाले खतरे को काफी कम कर दे जो उसके शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होते हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस, जिसे आमतौर पर एसबीयू कहा जाता है, ने बताया इस ऑपरेशन की सक्सेस की जिम्मेदारी और इसके आउटकम्स को करना चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट किया कि 40 से ज्यादा रशियन इतनी बुरी ऑपरेशन एयरफील्ड के लिए बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के फौरन बाद कई इंपॉर्टेंट रशियन मिलिट्री ठिकानों पर काफी और साफ तबाही मच गई। कई रशियन एयरफील्ड्स पर मंजर था सुलगते हुए मलबे का, जले हुए एयरक्राफ्ट का और फ्रैंटिक डैमेज कंट्रोल एफर्ट्स का। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सोर्सेज ने, जिसमें सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन एसबीयू पब्लिक बयानों में आगे थी, इन खतरनाक रेड से हुए बड़े और नुकसानदेह आंकड़ों की खबर दी। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि 40 से ज्यादा रशियन वॉरप्लेन्स इन ड्रोन हमलों की सीधी चपेट में आए थे। इस बड़ी संख्या में वो एयरक्राफ्ट शामिल हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए थे, शायद अपने हार्ड स्टैंड्स पर ही जलकर खाक हो गए, जिनकी रिपेयर की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसमें वो एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा, जिससे वे लंबे समय तक नॉन ऑपरेशनल रहेंगे और उनकी रिपेयर में बहुत ज्यादा और महंगा खर्च आएगा। किसी भी एयरफोर्स के लिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, 4 दर्जन एयरक्राफ्ट का नुकसान एक ही कोऑर्डिनेटेड और अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक में उनके पास मौजूद मिलिट्री एसेट्स में बहुत बड़ी कमी लाता है, खासकर वो जो अभी चल रहे और आगे होने वाले ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए जरूरी हैं। इन नुकसानों की तेजी और चौंकाने वाला पैमाना रशियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक गहरा सदमा रहा होगा। यूक्रेनियन ड्रोन्स ने सिर्फ यूं ही किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना नहीं बनाया, उनका टारगेटिंग एकदम सटीक था, रशिया के कुछ सबसे वैल्यूएबल और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियल एसेट्स पर। जिन नुकसानों की खूब चर्चा हुई उनमें सोफिस्टिकेटेड A-50 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEWNC एयरक्राफ्ट भी थे, जिन्हें अक्सर आसमान में रशिया की आंखें कहा जाता है। ये बड़े स्पेशलाइज्ड प्लेन्स बैटलफील्ड मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। ये वाइटल एयरबॉर्न रेडर कवरेज देते हैं, एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं और ऑफेंसिव कमांड कैपेबिलिटीज देते हैं। एक भी A-50 एयरक्राफ्ट होना रशिया की सिचुएशनल अवेयरनेस यानी हालात को समझने की ताकत के लिए एक बड़ा झटका है और हवाई ऑपरेशंस को सही ढंग से कमांड और कंट्रोल करने की उसकी काबिलियत के लिए भी। इसके अलावा पावरफुल 295 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जिन्हें नेटो बेयर्स नाम से चलता है, उनके भी निशाना बनने की पुष्टि हुई। ये बहुत मशहूर लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट हैं, रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बेड़े की रीढ़ की हड्डी, जो कई तरह की क्रूज मिसाइल्स को दूर दूर तक ले जाकर लॉन्च कर सकते हैं। सुपरसोनिक 222M लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जो खास तौर पर बेलाया जैसे बेसिस पर तैनात थे, उनके भी डैमेज्ड या तबाह होने की खबर है। ऐसे खास हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को जानबूझकर निशाना बनाना दिखाता है कि कितनी बारीकी से इंटेलिजेंस जमा की गई थी और रशियन एयर पावर की कमजोरियों की कितनी साफ समझ थी। रशियन फेडरेशन के लिए फाइनेंशियल रिपरकशंस इस एक ही ऑडेशियस ऑपरेशन से वाकई चौंका देने वाले हैं। ये कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंचते हैं। यूक्रेन की एसबीयू ने नुकसान का असेसमेंट करते हुए प्रभावित वॉर प्लेन्स को बदलने या उनकी रिपेयर कॉस्ट का अंदाजा लगाया। जो आंकड़ा उन्होंने पब्लिकली बताया वो करीब $7 बिलियन था। ये रकम एक बहुत बड़ा और अनचाहा फाइनेंशियल हिट है पहले से ही तंगी में चल रहे रशियन डिफेंस बजट के लिए। ये भारी भरकम आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है जब इसकी तुलना उस बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से की जाती है जो यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया था। एक 117 FPV ड्रोन, जैसा कि पहले बताया गया, हर एक की कीमत सिर्फ $1200 थी।
सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने अपने डैमेज असेसमेंट को सिर्फ कुल फाइनेंशियल कॉस्ट और प्रभावित एयरक्राफ्ट की संख्या तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक और बहुत चौंकाने वाला दावा किया रशिया की स्ट्रेटेजिक डिटरेंट कैपेबिलिटीज पर असर के बारे में। उनके ऑपरेशन के बाद के शुरुआती असेसमेंट्स के मुताबिक रशिया ने शायद अपने 34% तक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स हमलों की इसी एक कड़ी में खो दिए। ये रशियन मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक बहुत स्पेसिफिक और गहरी चिंता वाला आंकड़ा है जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी पोस्चर के एक कोर कंपोनेंट से जुड़ा है। Tu-95BM और Tu-22M बैकफायर जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ही इन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को पहुंचाने वाले प्राइमरी प्लेटफॉर्म्स हैं। इस क्रिटिकल कैपेबिलिटी में अचानक 1/3 से ज़्यादा की कमी रशिया की पावर प्रोजेक्ट करने की काबिलियत को बुरी तरह से रोकेगी। ये लगभग पक्का उनकी क्षमता को कम कर देगा लगातार लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने की यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टारगेट्स पर। इससे बदले में शायद भविष्य में होने वाले मिसाइल बैराजेस की फ्रीक्वेंसी और कुल इंटेंसिटी कम हो सकती है, जिससे यूक्रेनियन सिविलियंस और डिफेंडर्स को कुछ राहत मिल सकती है। स्ट्रेटेजिक एसेट्स का इतना बड़ा नुकसान कॉन्फ्लिक्ट के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी और बैलेंस ऑफ पावर पर दूर तक असर डालेगा। ऑपरेशन स्पाइडर वेब कैसिन कोई अचानक से किया गया बदला या जल्दी में प्लान किया गया रेड नहीं था। यह तो एक वेरिटेबल मास्टर क्लास था पेशेंस का, मेटिकुलस प्लानिंग का और कोवर्ट एक्शन का। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद बताया कि यह कॉम्प्लेक्स मिशन 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम से प्लान हो रहा था। इस लंबे तैयारी के पीरियड ने डिटेल्ड इंटेलिजेंस जमा करने, इनोवेटिव टैक्टिक्स डेवलप करने और पूरी लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन करने का मौका दिया। ऑपरेशन का हर एक एस्पेक्ट, ड्रोन्स के स्पेसिफिक डिजाइन और उनके डिलीवरी मैकेनिज्म से लेकर टारगेट्स के सिलेक्शन और एस्केप रूट्स तक, सब कुछ बहुत केयरफुली सोचा गया, रिफाइन किया गया और लाइकली कई बार रिहर्स भी किया गया। शायद ऑपरेशन के बाद की ब्रीफिंग से सामने आने वाली सबसे ऑडेशियस और एस्टॉनिशिंग डिटेल थी ऑपरेशन के सेंट्रल कमांड सेंटर की रिपोर्टेड लोकेशन। यह इनक्रेडिबली रशिया के अंदर ही एक ऑफिस से डायरेक्ट किया गया था, डचमैन के टेरिटरी में काफी अंदर। और भी इनक्रेडिबली ये क्लैंडेस्टिन हब एलिजिडली रशिया की अपनी पावरफुल सिक्योरिटी सर्विस FSB के एक एक्टिव ऑफिस के बिल्कुल बगल में था। ये डिटेल अगर कंफर्म होती है तो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की सोफिस्टिकेशन और डेयरिंग के बारे में बहुत कुछ बताती है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की प्रोफाउंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यूक्रेनियन कमांड के हाईएस्ट लेवल्स के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से साफ जाहिर होती है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने खुद पर्सनली इस कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क अंडरटेकिंग को ओवरसी किया। यह फैक्ट रशियन इन्वेजन के खिलाफ यूक्रेन की ब्रॉडर वॉर स्ट्रेटजी में इस ऑपरेशन की सेंट्रल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के अनवेवरिंग कमिटमेंट का एक क्लियर सिग्नल था कि वह अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए डिसाइसिव, इम्पैक्टफुल और अक्सर अनकन्वेंशनल एक्शंस लेगा। इक्वली इम्प्रेसिव और मिशन की ओवरऑल सक्सेस और वैल्यूएबल एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए क्रूशल था सभी यूक्रेनियन ऑपरेटिव्स का रशियन टेरिटरी से सक्सेसफुल एक्सफिल्ट्रेशन। ये इंडिविजुअल्स जो ग्राउंड पर मिशन के एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रूमेंटल थे, ड्रोन्स के फाइनल डिप्लॉयमेंट को मैनेज कर रहे थे, रिपोर्टेडली स्ट्राइक्स शुरू होने से पहले ही सेफली एक्सट्रैक्ट कर लिए गए। इससे उनकी सेफ्टी इंश्योर हुई और क्रिटिकली वैल्यूएबल ह्यूमन इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल डिटेल्स को पोटेंशियली डचमैन के हाथों में पड़ने से बचाया गया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बाद में मिशन की तारीफ की, एविडेंट प्राइड के साथ इसे सच में हिस्ट्री बुक्स के लिए एक कारनामा बताया। एक सेंटिमेंट जिसे दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट्स और ऑब्जर्वर्स ने वाइडली इको किया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए टारगेट्स का केयरफुल सिलेक्शन यूक्रेनियन मिलिट्री प्लानर्स की तरफ से एक क्लियर और एस्ट्यूट स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को दिखाता है। डिस्ट्रक्शन या डैमेज के लिए डेजिग्नेट किए गए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में से एक था क्रिटिकली इंपॉर्टेंट विलाया एयरबेस, जो साइबेरिया के इर्कुत्स्क रीजन में काफी अंदर स्थित है। यह पार्टिकुलर बेस, जो यूक्रेनियन बॉर्डर से 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, रशिया के Tu-22M सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इतने डिस्टेंट सक्सेसफुली स्ट्राइक करना अपने आप में यूक्रेन की इवॉल्विंग लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और जरूरत पड़ने पर एस्केलेट करने की उसकी विलिंगनेस का एक पावरफुल स्टेटमेंट था। रशिया के अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को बाद में ड्रोन स्ट्राइक्स को एक्नॉलेज करने पर मजबूर होना पड़ा, हालांकि उनका अकाउंट स्कोप में डिफर करता था। उन्होंने ऑफिशियली रशिया के 5 सेपरेट रीजन्स में मिलिट्री एयरफील्ड्स पर अटैक्स एडमिट किए। इन
इंटरेस्टिंगली उनके स्टेटमेंट में क्लेम किया कि रशियन एयर डिफेंसेस ने ज़्यादातर एरियाज में अटैक्स को सक्सेसफुली रिपेल कर दिया। However, उन्होंने नोटेबली कंसीड किया कि फार नॉर्थ में मुर्मांस्क रीजन और साइबेरिया में इर्कुत्स्क में क्लोज प्रॉक्सिमिटी से लॉन्च किए गए एफपीवी ड्रोन्स ने उन्हें कई एयरक्राफ्ट में आग लगा दी थी। On Operation Spiderweb की precise timing, impeccably tuned weapon, clearly maximum geopolitical impact वाला भारत strong message भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। ये coordinated drone strike ठीक एक दिन पहले जब यूक्रेन के और रशियन operations के बीच direct peace negotiations estimate टर्की में शुरू होने वाले हैं।